ये हमारे ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में जाना था, बेसिक आइडिया लिया था। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है, और स्पेशली प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर आपके सामने है। इसमें हम लोग जो प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़े थे, हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करोगे तो विदाउट सॉल्यूशन एक बार ट्राई करना, उसके बाद फिर ऑडियो और वीडियो सॉल्यूशन के लिए जाना, क्या आप इसको देख सॉल्व करना। इसमें हम लोग बात पहला जो न्यूमेरिकल्स हमने लिया हुआ है बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि हमारे सामने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में बोला जा रहा है कि एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इफ ए वर्टिकल रे स्ट्राइक द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड। प्लेन मिरर दिया हुआ है और वो प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। जैसे हमारे पास दिख रहा है कि एक प्लेन मिरर हमारे पास ये हो गया, हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री के एंगल पे ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम में आपको ये दिया हुआ है, डायग्राम मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है सॉल्यूशन में। तो डायग्राम में आपको दिखेगा कि वो प्लेन मिरर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। आपको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, ये हमें 30 डिग्री पता है। और क्या होता है, प्लेन मिरर मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रे। वर्टिकल रे आ रहा है जो इस पे स्ट्राइक कर रहा है। एक वर्टिकल रे को हमने ले लिया, ये वर्टिकल रे इस पे स्ट्राइक कर रहा है। ये जो वर्टिकल रे है हमारा, ये इस पे आके इधर से स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद ये तो हमने देख लिया, स्ट्राइक करता है फिर ये रिफ्लेक्ट बैक चला जाता है। ये 30 डिग्री है हमारे पास। अब अगर हमें निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो आर आर से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, आई आर से इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट किया, आर आर जो है वो इस मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है। देखिए जब ये इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट होने के बाद इसमें जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, ये क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है। आई आर जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते हैं, एक ट्रायंगल बन जा रहा है। ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन जा रहा है, दूसरा 30 डिग्री। 90 + 30 180 डिग्री। और जो तीसरा एंगल बना रहा है, जो इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया, जो मिरर के साथ वो बनाएगा, दो एंगल तो हमें 120 डिग्री का मिल गया। 180 - 20 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, यानी तीसरा एंगल जो हमारा होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये तीसरा एंगल मिल गया किसके साथ, इंसिडेंट रे और मिरर के साथ जो एंगल ये इसने बनाया। नीचे जब हमने इसको आगे बढ़ाया इस लाइन को, ये मिला हमें 60 डिग्री। नॉर्मल का देखिए तो नॉर्मल जो है वो मिरर के साथ, नॉर्मल जो है वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर हम देखें, पहले से हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हमें निकालना है। और हमें पहले से ये पता है इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल जो आया है 60 डिग्री आया है, जब हमने इंसिडेंट रे को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से आगे एक्सटेंड किया है। तो यहाँ से हमें वो 60 डिग्री है, तो ये मिल जाएगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो हमारा इंसिडेंट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा इसके सामने का। इंसिडेंट एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। इंसिडेंट 30 डिग्री, हमारा रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड 30 डिग्री हो गया फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये दोनों एंगल हमें पता चल गया।
ये दोनों एंगल जब हमें पता चल गया तो हमें तीसरा एंगल निकालना है कि वो कितना हो जाएगा। देखिए, अब अगर हम इस पूरे को देखें तो हमें ये पता है कि नॉर्मल जो है वो मिरर के साथ 60 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पे है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 30 डिग्री है। बचा जो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर बनाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है। फिर सिंपल प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और दूसरे एग्जांपल्स में मैंने लिया हुआ है, इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है देखिए, टू वर्टिकल प्लेन मिरर आर inclined at an angle 60 degree with each other. A ray of light traveling horizontally is reflected first from the one mirror and then from the other mirror. The resultant deviation is, कि डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है। मैंने फार्मूला आपको बताया था कि अगर दो वर्टिकल प्लेन मिरर है और एक दूसरे से इंक्लाइंड है थीटा पे, उसका जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। आप नोट्स में जाओगे और नोट्स में जहाँ डेविएशन पढ़ाया गया था, डेविएशन में आपको एक फर्स्ट डायग्राम मिलेगा और देन सेकंड डायग्राम मिलेगा। सेकंड डायग्राम में डायरेक्ट आपको फार्मूला मिल जाएगा, तो उस फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा कि डेविएशन कितना होगा। आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि ए पर्सन इज इन ए रूम। एक आदमी है जो एक रूम में है कुछ सेलिंग एंड एडजेसेंट वॉल आर मिरर, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड। एक आदमी एक रूम में है जिसमें उसका सेलिंग जो है एंड टू एडजेसेंट वॉल, दो वॉल और एक सेलिंग जो है वो मिरर है। बताना ये है कि उस आदमी का कितना इमेज वहाँ पे फॉर्म होगा। इसकी हम लोग बात करें, देखिए इसमें हमें क्या दिखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, जो एडजेसेंट वाल है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि दो प्लेन मिरर जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल पे होता है, उसके कारण जो नंबर ऑफ़ इमेज होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 360 बाई 90 माइनस 1। और एक्चुअली इस स्पेशल केस को मैंने थ्योरी में आपको बताया भी है। जब दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के बीच, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उनके बीच जो नंबर ऑफ़ इमेज बनेगा वो p बनेगा। ये हमें पता चल जाएगा कि दो प्लेन मिरर जो है 90 डिग्री के बीच का एंगल है, उसका जो नंबर ऑफ़ इमेज है वो 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इमेज हमें 3 पता चल गया। वो 3 इमेज और एक पर्सन जो ऑलरेडी पर्सन है हमारे पास, वो चारों मिलके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसके लिए? सेलिंग के लिए। जब वो चारों सेलिंग के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इन चारों का इमेज सेलिंग बना देगा। और वो कितना इमेज बनाएगा? 4 इमेज बनाएगा, क्योंकि ये 4 हैं तो इनका 4 इमेज वो बना देगा। टोटल नंबर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो 3 पहले बना, जो कि दो प्लेन मिरर जो 90 डिग्री पे रखा हुआ है उसके कारण, बाकी जो सीलिंग बनाया उस सीलिंग के कारण, और 4 इमेज बना। टोटल नंबर ऑफ़ इमेज की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ इमेज हो जाएगा 7। 3 + 4 = 7, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि ए रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल in degree with the horizontal above and strike a plane mirror which is inclined an angle theta to the horizontal. The angle theta for which the reflected ray become vertical. बोला जा रहा है कि एक रे है, रे ऑफ लाइट है, मेक एन एंगल इन डिग्री, इन डिग्री का वो एंगल बना रहा है किसके साथ? होरिजेंटल के साथ, horizontal, and strike a plane mirror which is inclined at angle theta to the horizontal. The angle theta for which the reflected ray become vertical. देखिए क्या हो रहा है इसमें, एक इंसिडेंट
रे आ रहा है जो एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ एबव में, हॉरिजेंटल लाइन के जस्ट ऊपर में 3 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसी हॉरिजेंटल लाइन से एक प्लेन मिरर रखा हुआ है जो उस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे रखा हुआ है, और वो थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है कि जो वो थीटा है वो कितना होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड है वो वर्टिकल हो जाए। यहाँ पे इसको हम लोग इस डायग्राम से देखिए, ये डायग्राम हमने ले लिया, इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन के साथ इसने थीटा एंगल बना, हॉरिजेंटल लाइन के साथ मिरर का इमेज जो है वो थीटा है, और 10 डिग्री बना रहा है हमारा जो इंसिडेंट रे है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें एक चीज़ तो पता है, जो नॉर्मल है वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बना रहा है जो नॉर्मल है, तो हम उस नॉर्मल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, हम यहाँ पे उसको ये एंगल थीटा है, ये बाकी सारे एंगल को हम लोग ले लेंगे 90 माइनस थीटा। बाकी सारे एंगल को कितना ले लेंगे? 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या किया इसमें कि जो थीटा है एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, उसको छोड़ देते हैं। ये तो थीटा एंगल बता रहा है हॉरिजेंटल लाइन के साथ मिरर, मिरर के साथ नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मिरर के साथ जो बचा हुआ एंगल बना वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है, यानी वो हॉरिजेंटल लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर वो हॉरिजेंटल लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पहले से हमने इसको 90 माइनस थीटा ले लिया है जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है हॉरिजेंटल लाइन का, तो जो बचा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा। और वो थीटा हो गया तो वो रिफ्लेक्टेड रे है, और वही रिफ्लेक्टेड रे इक्वल हो जाएगा किसके? इंसिडेंट रे के। वो थीटा हो गया, फिर ये थीटा हो गया। इस तरह से हमें सारा एंगल मिल गया। यहाँ से जब हमें ये थीटा थीटा मिल गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें दिख रहा है थीटा प्लस 10 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90, क्योंकि नॉर्मल मिरर के साथ बनाता है कितना एंगल? 90 डिग्री। और डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से थीटा प्लस 10 इक्वल टू 90, और यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे जो थीटा हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन one mirror at an angle incident I. The ray is reflected from this mirror, fall on the second mirror from where it is reflected parallel to the first mirror. What is the value of I and angle of incident in the term of theta? क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है आई एंगल ऑफ इंसिडेंट से एक मिरर पे, जहाँ पे पहले तो हमसे बोला जाए कि 2 प्लेन मिरर है जो एक दूसरे से इंक्लाइंड है, तो हमने एक डायग्राम बना लिया जिसमें 2 प्लेन मिरर को एक दूसरे से इंक्लाइन कर दिया। उसके बाद रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। एक रे है जो यहाँ पे आई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, तो नॉर्मल वन को हमने ड्रॉ कर लिया, और उसके साथ जो एक्स है, एक्स ए एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आई एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, रे रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर से, एंड फॉल ऑन द सेकंड मिरर पे फॉल हो रहा है, एंड वेयर इट इज़ रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, उसके बाद ये पैरेलल चला जा रहा है किसके? फर्स्ट मिरर के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, हमें बताना है कि आई का वैल्यू कितना होगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज द टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के टर्म में हमें आई का वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो आई पता है, ये हमें मिल गया, चलिए देखते हैं। उसके बाद जब ये पता चल गया कि ये हमारा है आई, उसके बाद हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आई हो गया। यहाँ से अगर नॉर्मल और ओ एम के बीच का एंगल देखा जाए तो नॉर्मल और ओ एम के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और जिसमें हमें पता है कि N1 ए बी
N1AB, ये एंगल है हमारे पास I, बचा BA, वो हो जाएगा 90 माइनस आई, BA वो हो जाएगा 90 माइनस आई, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 90 माइनस आई। अब आते हैं ऊपर। ऊपर हमारे पास क्या दिख रहा है, इसमें अगर हम देखते हैं कि ये पैरेलल चला जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल चला जाता है और एंगल जो यहाँ पे दो मिरर के बीच में बन रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है थीटा। तो इस मिरर के बीच का एंगल जो है उसको हमने थीटा ले लिया, ये थीटा है, तो ऊपर वाला जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बनेगा इंक्लाइन के साथ वो भी थीटा हो जाएगा, वो भी थीटा हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल बनाएगा, वो इंक्लाइनेशन सेम होगा, ये डायरेक्ट पैरेलल चला जाएगा। BC जो है वो OM के पैरेलल है, इसलिए ये थीटा वो भी थीटा हो जाएगा। कौन सा है, M2BC, ये थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए, जो यहाँ पे इंसिडेंट होगा वही रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो इंसिडेंट, जैसे इंसिडेंट की कौन सी बात करते हैं हम लोग, CB इंटू इंसिडेंट एंगल, अगर वो अल्फ़ा है N2BA, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, N2BA ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो थीटा और जिसको हमने बीटा माना है, थीटा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू बीटा। थीटा इक्वल टू अगर बीटा हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो हमें यहाँ पे थीटा इक्वल टू बीटा हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल से ट्रायंगल OBA में 2 थीटा प्लस 90 माइनस आई इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम ई को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा इसको पूछ सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है और ऑडियो के फॉर्म में भी मैंने बता दिया। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तब भी आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उस लेक्चर में मैं ऑप्टिक्स के जो हमारा पार्ट है उसको और आगे बढ़ाऊंगा और आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं देखने को मिलते हैं प्लेन मिरर से। लेकिन हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो काफ़ी आसान क्वेश्चंस होंगे, बट उसमें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर आपका ज्योमेट्री वीक है तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो हमारा सही होना चाहिए। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बहुत ही आसान क्वेश्चंस मिलते हैं, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो नोट्स में मैंने 2-4 पॉइंट लिखवाए थे प्लेन मिरर से रिलेटेड, अगर उसको आप समझ पा रहे हो, उसको अच्छे से देख ले रहे हो, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।